In this tutorial, I will tell you how you can set up your environment for Ethereum smart contracts. तो इसमें हम जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं वो इथेरियम के हैं। तो सबसे पहले आपको उसके लिए इन्वायरमेंट सेट करना है। तो here it goes, what you need. तो आई एम यूजिंग विजुअल स्टूडियो कोड। आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड फ्रॉम हेयर। दिस इज़ द वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये लिंक है। आप यहाँ से यू कैन डाउनलोड एनी ऑफ द वर्जन दैट इज़ कंपैटिबल विद योर OS। तो ये कंपैटिबल जो भी आपके साथ होगा वो आप इसमें डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका होता है कि आपने एक विजुअल स्टूडियो कोड कर लिया, तो अब आपके पास आपने डाउनलोड करना है Node.js। Node.js आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ये nodejs.org/n/download। सो इसके अंदर आप यू कैन डाउनलोड एनी ऑफ द वर्जन दैट इज़ कंपैटिबल विद योर OS, जो भी है, विंडोज़ है या एप्पल है, मैक है या एनी अदर, सो लिनक्स है। सो आप यहाँ से डाउनलोड कर लें। ये इसलिए चाहिए होगा क्योंकि हम आगे जो पैकेजेस और डिफरेंट चीज़ें, जो मेन हमारा जो है, अगर अपने प्रोग्राम इसमें npm भी है इंक्लूड, इसमें npm भी इंक्लूड है क्योंकि npm यूज़ करेंगे डिफरेंट इंस्टॉलेशन के लिए। और बहुत सी चीज़ें इस तरह हैं कि जिसमें अपने प्रोग्रामिंग करनी है, वो हम जो बैकएंड पे वो Node.js पे कर रहे हैं। तो Node.js इज़ द नीड, हमें इसलिए चाहिए डाउनलोड। अपने सिस्टम में बेहतर है कि आप डाउनलोड कर लें। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो थर्ड चीज़ है वो है आपके पास सॉलिडिटी कंपाइलर। तो सॉलिडिटी आपको इसलिए चाहिए होगा कि देखें, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को आपने बाइट कोड में कन्वर्ट करना होता है ताकि जो इथेरियम की वर्चुअल मशीन है वो उसको सही तरह समझ सके, इंटरप्रेट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, क्योंकि बाइट कोड पे ही वो समझ सकती है। तो सॉलिडिटी जो है वो इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड टू डू दैट। और ये C++ में लिखी गई है, उसके बाद पाइथन में भी है, जावास्क्रिप्ट में भी है। तो C++ सबसे पहले और फिर उसके बाद पाइथन, जावास्क्रिप्ट और बहुत सी इस तरह की लैंग्वेजेस में लिखी गई हैं। तो वी आर यूजिंग, हम ये यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट पे करेंगे काम। ओके, सो अब मैं आपको बता दूं इसके ये हमने कर लिया। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट 1 2 3 ये तो हो गया। अब लास्ट है वो है ये सेकंड लास्ट जो है वो है सिंटैक्स हाईलाइटिंग फॉर विजुअल स्टूडियो कोड। असल में ये है कि इस तरह है कि विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आपने सिंटैक्स को हाईलाइट करना है कि ये सॉलिडिटी का कोड है या मतलब उसका कोड है, तो आपको सॉलिडिटी का कोड को हाईलाइट करने के लिए बड़ी अच्छी इन्होंने एक एक्सटेंशन है। आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने तो इंस्टॉल की हुई है। आप यहाँ पे जाएं, सॉलिडिटी सर्च करें, सबसे पहला जो आएगा ना, बस आप वहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे अनइंस्टॉल है, यहाँ पे इंस्टॉल का आ जाएगा। आप इंस्टॉल करेंगे और वो इंस्टॉल होने लग जाएगा और आपकी जो भी कोड है वो हाईलाइट हो जाएगा। मतलब कोई कोड लिखेंगे ना आप सॉलिडिटी पे, आगे जाके जो हम लिखेंगे वो हाईलाइट हो जाएगा कि ये सॉलिडिटी का कोड है। जैसे आप पाइथन का सेव करते हैं .py फाइल, तो मतलब वो सेव हो जाता है, तो वो कोड एक तरह से हाईलाइट हो जाता है विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसी तरह इसका भी एक ये है। तो ये हो गया। उसके बाद हमें लास्ट जो चीज़ है वो इथेरियम क्लाइंट चाहिए। जो उसका जो टेस्ट RPC वर्जन है वो एक इतना अच्छा वर्जन है कि वो डेवलपर्स के लिए, यूज़र स्पेसिफिकली डेवलपर्स के लिए बिल्ड किया गया है, जो ताकि हम उस पर काम कर सकें। और अब हम इस तरह करेंगे कि ये तो हो गया, बता दिया। अब मेन काम है जो स्टार्ट करना, सेटअप इन्वायरमेंट को अपनी सिस्टम में सेट करना। उसके लिए पहले तो आपको सॉलिडिटी जो है, सॉलिडिटी आपको इंस्टॉल करना होगा। सॉलिडिटी को इंस्टॉल करने का बड़ा अच्छा आसान तरीका है, मैंने तो यहाँ पे किया है। वापस मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे किया है मैंने। यहाँ पे कमांड पे जाएंगे आप, कमांड प्रॉम्प्ट पे, या इवन क्या इफ़ यू कैन गो टू द, इफ़ यू हैव द टर्मिनल और लिनक्स, आप लिनक्स पे जाके कर लें, आप टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं। तो इसको आप npm install -g solc
जस्ट अब ये लिखें एंड इट विल बिगिन। तो ये बिगिन हो गया, ये इंस्टॉल हो गया। अब जब चेक करना है कि इंस्टॉल हुआ है या नहीं, तो सोल CJS अगर हम लिखेंगे तो उससे पता चल जाएगा कि इंस्टॉल है। यस, ये मस्ट प्रोवाइडर फाइल का मतलब है कि अगर ये लिखा आ गया, इसके अलावा कुछ और लिखा है तो मतलब कोई इशू है। अगर ये लिखा आ गया मतलब आपका इंस्टॉल हुआ है, आ गया, यू आर गुड टू गो। अच्छा, उसके बाद आप npm इंस्टॉल करेंगे। अब हमने इथीरियम इंस्टॉल करना है, तो npm इसकी कमांड है, npm इंस्टॉल इथीरियम JS टेस्ट RPC। जस्ट हम इस पे लिखेंगे और एंटर करेंगे एंड इट विल बिगिन। तो अभी इंस्टॉल हो रहा है, अब इंशाल्लाह ये जल्दी हो जाएगा। ओके, ओके, अब हमने टेस्ट करना है इसको, ठीक है, कि ये हो गया भी ये इंस्टॉल या नहीं हुआ। तो बस इस पर टेस्ट PC जो है, ये मेन जो चीज़ है, ये आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि ये शो करा देगा। पहले तो ये बता देगा ये चीज़ें आ जाएंगी, तो इससे पता चल जाएगा कि इंस्टॉल हो गई। तो ये है क्या चीज़, अवेलेबल अकाउंट्स और प्राइवेट कीज़। तो ये अकाउंट्स है मेरे, मतलब आप इसको एक्सेस कर सकते हैं अपने प्राइवेट की से। वॉलेट आपका मतलब एक तरह से इथीरियम बेस्ड जो है वो आपको बन गए हैं, इसके 10 और 9। ओके, मैंने एक तो लोकली आपको बता दिया है कि किस तरह करते हैं सेटअप इन्वायरमेंट, लेकिन जो हम फर्दर इससे कंटिन्यू करेंगे आगे, जो भी मैंने आपको टॉपिक्स पढ़ाने हैं वो मैं रिमिक्स पे ही करेंगे। रिमिक्स इज़ डेवलप्ड बाय इज़ एन ऑन, मतलब एक ऑनलाइन है कंपाइलर। इट इज़ सिमिलर टू द विजुअल स्टूडियो कोड। इट इज़ डेवलप्ड बाय द इथीरियम, और इथीरियम ने एक तरह से ऑनलाइन कंपाइलर है। आप इसमें सॉलिडिटी जो रन कर सकते हैं। when you go to the main website, when you just click on visit remix.ethereum.org, और ये आपके लिए एक तरह से इन्वायरमेंट और सारा कुछ जो है वो सारा कुछ सेटअप हुआ है। और बस आपने क्या करना है, आप यहाँ पे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखना है। आप क्या करेंगे, पहले भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए थे, ये तो मैंने यहाँ से रिमूव कर दी हैं। सपोज़ अगर आपने कोई फ़ाइल न्यू फ़ाइल करनी है, तो आप यहाँ पे लिखें, कोई उसका नाम लिख दें s.sol, और ये सॉलिडिटी की फ़ाइल एक्सटेंशन के साथ बन जाएगी। उसके बाद आगे जो बेसिक सिंटैक्स है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ। थैंक यू। ओके, नाउ डिस्कस सम बेसिक सिंटैक्स ऑफ सॉलिडिटी। अच्छा, एक कोड लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा है यहाँ पे, जिसमें एक एग्जांपल है एक कॉन्ट्रैक्ट की, और अभी हम बनाएंगे इसका पूरा एक्सप्लेनेशन। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह ये इसके जो वेरिएबल्स हैं और ये चीज़ क्या चीज़ कॉरस्पॉन्ड कर रहा है और किस तरह। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ प्रैग्मा के बारे में। प्रैग्मा क्या होता है? प्रैग्मा सॉलिडिटी, ये जो एक लाइन है, प्रैग्मा यूज़ होता है सॉलिडिटी के वर्जन को डिफ़ाइन करने के लिए, कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। तो प्रैग्मा ये इसका सिंटैक्स है, और हम जो यूज़ करेंगे आगे जाके वो 4.0 ही करेंगे। और ये आप ये यूज़ कर सकते हो, और मतलब और भी इसके वर्जन है, तो ये हमारे फोकस जो होगा वो 0.4.0 ये हमारा, ये हम यूज़ करेंगे। उसके बाद अब हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताएंगे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट ही एक तरह का है ना, कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट अगर आप बनाते हो तो सबसे पहले ये इसका एक वेरिएबल, आप इसका एक नेम है, ये जो आपका ये आपको देना पड़ता है स्टार्ट में, एंड देन यू नेम द कॉन्ट्रैक्ट सिंपल स्टोरेज, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो एक इज़ अ कोड, कलेक्शन कोड की होती है, इज़ अ कलेक्शन। आपको एक डेफिनेशन बता देता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट, सॉलिडिटी कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ collection of code, its functions and data, its state that resides as a specific address on a Ethereum
ब्लॉकचेन। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कलेक्शन है कोड की और डेटा की, ठीक है। अब डेटा जो है वो स्टेट है। स्टेट इसमें क्या चीज़ है? ये स्टेट कैसे डिफ़ाइन होती है, स्टेट वेरिएबल्स कैसे डिफ़ाइन होते हैं? वो होते हैं सिंपली आप यू इंट, मतलब यू इंट या UINT, यू इंट आगे उसका वेरिएबल का नाम, तो ये स्टेट को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। और फिर इसका गेटर और सेटर, आप इसको डेटा, इसको अगर आपने इसको स्टेट चेंज करनी है तो आप सेट कर सकते हो स्टेट। और ये बिल्कुल इस तरह, बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की तरह, ज़्यादातर सिमिलर जो कोड है वो जावास्क्रिप्ट की तरह है। और चीज़ें, बहुत चीज़ें आपको लगेंगी यहाँ पे, जैसे क्लास जैसे लग रही है, जो क्लास जैसे नॉर्मल एक क्लास डिफ़ाइन होती है, उसी तरह कॉन्ट्रैक्ट भी एक तरह से उसी तरह का सिमिलर आपको कह सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेड एक चीज़, एक लैंग्वेज है। अच्छा, अगर आपने कोई चीज़ फ़ाइल इंपोर्ट करनी हो सॉलिडिटी में तो आप ये सिंपली यूज़ करके कर सकते हैं। और आपने उस फाइल में से ये कोई चीज़ इंपोर्ट करनी हो, आप उसमें ये इंपोर्ट सारी की सारी फाइल्स इंपोर्ट, मतलब आप इंपोर्ट यहाँ से कर सकते हो। एक दो तरीके हैं आप इंपोर्ट कर सकते हो, किस तरह आपने इंपोर्ट करना है। अच्छा, उसके मतलब आपने अगर सपो, और साथ में आपको लास्ट चीज़ जो बताना भूल गया, वो शायद मैंने बता दी थी पिछली बार भी, ये कि अगर आपने सेव करना है तो .sol एक्सटेंशन है जो आप यूज़ कर सकते हो सेव करने की। तो ये बेसिक सिंटैक्स तो मैं आपको बता दिया। आगे नेक्स्ट जो है वो आपको बताएंगे हम कैसे इसको डेवलप करते हैं, कैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। चलें, ओके, थैंक यू। अच्छा, तो हम अब एक एप्लीकेशन कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हम रन करने लगे हैं और देखने लगे हैं कि कैसा है। लिखेंगे पहले कॉन्ट्रैक्ट को, इसके बाद रन करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे ये रन होता है। हम जो यूज़ कर रहे हैं वो रिमिक्स यूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन कंपाइलर। अच्छा, इसमें जो आप रिमिक्स का पहले भी बता चुका हूँ, स्टार्ट में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो आपको क्या करना है, आप इनको डिलीट कर दें यार, ये ना, इनको डिलीट कर दें क्योंकि आपके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा ये चीज़ें। तो ये आप इसको डिलीट कर दें फ़िलहाल के लिए। ये डिलीट कर दें, ये भी डिलीट कर दें, ये भी डिलीट कर दें, ज़रूरत नहीं है इसकी भी। और आप एक बना लेते हैं, फाइल बना लेते हैं, माई फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट .sol। अच्छा, अब ये बन गया। अब आपने सिंपल क्या, अब आपको बता देते हैं कि अब हमने एक लिखते हैं, कोड लिखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट का कोड लिखते हैं। व्हाट वी विल डू इज़, ये मैंने एक कोड लिखा हुआ है। पहले तो एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कोड है क्या। एक प्रेग्मा सॉलिडिटी 0.5.0 हम यूज़ करें। सॉलिडिटी प्रेग्मा से पता चल रहा है कि ये प्रेग्मा का जो कीवर्ड है वो यूज़ होता है आप डिफ़ाइन करने के लिए कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो 0.50 यूज़ करें, 0.5.0। अच्छा, उसके बाद सॉलिडिटी को टेस्ट कर रहे हैं। एक फंक्शन है गेट रिज़ल्ट का। पहले तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। जैसे क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है उसी तरह इसका भी कंस्ट्रक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्ट का भी कंस्ट्रक्टर है जो पब्लिक है। पब्लिक का सिंटैक्स इस तरह है, कंस्ट्रक्टर फिर उसके आगे पब्लिक यूज़ होगा, तो ये आपका एक सिंटैक्स हो जाएगा यूज़। अच्छा, फंक्शन अपनी यूज़ करना है। लेट्स हम एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन बनाया है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, गेट रिज़ल्ट का। उसके अंदर एक पास हो रहा है, रिटर्न हो रहा है, मतलब एक तरह से हमने रिटर्न हो रहा है। ये रिटर्न का फंक्शन है कि पब्लिक व्यू रिटर्न्स। तो जब ये फंक्शन इस कॉल होगा, सिंपल यहाँ पे अगर सपोज अगर हम गेट रिज़ल्ट कॉल होगा तो वो डिस्प्ले करा देगा रिज़ल्ट को, ठीक है। अब रिज़ल्ट को किस तरह कराएगा कि आपने UINT, रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट है 1, पहला स्टेट वेरिएबल सेकंड स्टेट वेरिएबल दोनों को प्लस किया, रिज़ल्ट के अंदर आ गया 3 डिस्प्ले हो जाएगा इसके अंदर, तो 3 डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये सिंटैक्स, ये पब्लिक व्यू रिटर्न्स, इसका मतलब ये है कि रिटर्न करा देगा आगे, पब्लिकली डिफ़ाइन है और पब्लिकली रिटर्न करा देगा।
अच्छा, तो अब ये कैसे रिटर्न कराएगा, इसको हमने रन करना है। सबसे पहले रन किस तरह करेंगे, रिमैक्स में बड़ा अच्छा इन्होंने एक तरीका किया है कि आप जाएंगे कंपाइलर में, आपने जैसे डिफ़ाइन किया, आप बस जस्ट क्लिक ऑन कंपाइल माय फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे कर लेंगे तो यहाँ से आपको ये वार्निंग आ रही है। अच्छा, ये वार्निंग आ रही है, वार्निंग है तो वी कैन इग्नोर इट, ठीक है, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। अभी कंपाइल हो गया। अब आप जाएंगे ये सेकंड थर्ड पे, और आपने रन डिप्लॉय करना है। ये करना पब्लिक ये आप कर सकते हैं, ये करें। और इस मैं ये करता हूँ कि इस पर ये टिक करता हूँ और फिर पब्लिक, फिर मैं इसको डिप्लॉय कर देता हूँ। अच्छा, अब मैंने डिप्लॉय कर दिया, यहाँ पे ये डिप्लॉय हो गया। अब आपने एक्सेस करना है। आपने एक्सेस किस तरह करना है कि ये मैंने पहले भी एक डिप्लॉय किया था तो शायद वो आ रहा है, लेकिन ये जो है ये मैंने किया है, जो ये आ जाएगा लास्ट में आपको शो हो रहा है। ये आप यहाँ पे अगर फंक्शन जो भी हैं इसके बने हुए आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, तो आप यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बता देगा। क्या रिज़ल्ट है? 3। तो इस तरह एक कॉन्ट्रैक्ट हमने डिफ़ाइन कर दिया है, और दिस इज़ बेसिक एप्लीकेशन जो हमने बना दी है। थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपको कमेंट्स के बारे में बता देता हूँ कि कमेंट्स किस तरह डिफ़ाइन हो सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक है ये C++ और C स्टाइल दोनों सपोर्ट करती है सॉलिडिटी कमेंट्स। आप आइदर आप ये यूज़ कर सकते हैं, ऐसे करके आप डिफ़ाइन कर दें 1 2 3 कुछ भी आपने अगर लिखना है, या फिर आप ये वाली जो स्टाइल है ये वाला आप इसके थ्रू आप इस तरह करके यू कैन यूज़ दिस थिंग एंड यू कैन डिफ़ाइन योर कमेंट्स। कुछ भी आप यू कैन राइट योर कमेंट्स ऐसे करके, शेडोज लिख सकते हैं या कुछ एनीथिंग। ये मल्टीपल लाइंस के लिए हो सकते हैं स्पैन, और ये सिंगल लाइन के लिए। थैंक यू। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं वेरिएबल टाइप्स के बारे में बता देता हूँ। 3 तरह की वेरिएबल टाइप्स यूज़ होती हैं। फर्स्ट स्टेट वेरिएबल। स्टेट वेरिएबल जो होते हैं वो परमानेंटली स्टोर होते हैं कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज में, और कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज में हर जगह यूज़ हो सकता है वो, लेकिन किसी फंक्शन के अंदर भी यूज़ हो, फंक्शन के बाहर भी यूज़ हो सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही यूज़ होते हैं। उसके बाद है लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल जो होते हैं वो ये होते हैं कि वो जब तक फंक्शन होता है, अगर जिस फंक्शन के अंदर डिफ़ाइन होते हैं उसके बाहर नहीं एक्सेस हो सकते। वो तब तक ही चलेंगे जब तक उस फंक्शन के अंदर जो चीज़ें होंगी। जैसे एक फंक्शन है ये गेट रिजल्ट का, इसके अंदर ए और बी जो लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल जो हैं वो एक्सेस होके आप यूज़ कर सकते हो। तो ये लोकल वेरिएबल का एक है कि आप बाहर यूज़ नहीं हो सकता वो। ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो ऐसे वेरिएबल हैं जिससे इंफॉर्मेशन गेट हो सकती है ब्लॉकचेन के बारे में, और आप ये भी कर सकते हो कि ऐसे वेरिएबल ये कहीं भी एक्सेस हो सकते हैं, मतलब ये बाहर भी हो सकते हैं अंदर भी हो सकते हैं, किसी जगह पे भी अगर डिफ़ाइन हो जाए तो आप वो एक्सेस कर सकते हो। तो ब्लॉक हैश है, जैसे आप वो हैश ऑफ द गिवन ब्लॉक अगर आपने निकालना है तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो। ये वेरिएबल बड़ा आसान है, ये आप आराम से यूज़ करके कर सकते हैं। दूसरा ये एक ब्लॉक डॉट कॉइन बेस। अगर आपने एक ब्लॉक डॉट कॉइन बेस कर रहे हैं तो यू कैन जस्ट, ये क्या चीज़ है, ये है कि करंट ब्लॉक माइनर्स एड्रेस निकाल के देता है। तो ये दूसरा एक किस्म का ग्लोबल वेरिएबल, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है केस सेंसिटिव, किस तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं। पहले वेरिएबल्स की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब ये सिंपल है, ये बता। पहला ये केस सेंसिटिव होते हैं कि मतलब अगर कोई कैपिटल में वेरिएबल लिखा है और लोअर केस में लिखा है तो दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, अगर सेम नाम भी हुआ। मतलब एक अगर है हैट तो दूसरा, एक हैट है लोअर केस में और दूसरा हैट है का एच कैपिटल है, कैपिटल एच हैट है, मतलब हैट है सेकंड वाला। तो आप वो दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे।
उसी तरह आप सेकंड का जो सेकंड वाला फंक्शन है उसमें है कि आप सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि आप बूलियन लिखें या स्ट्रिंग लिखें, उस तरह का आप कभी कोई वेरिएबल नहीं बना सकते, क्योंकि वो आप बना ही नहीं सकते, क्योंकि वो रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो यू कैन नॉट क्रिएट वेरिएबल बेस्ड ऑन रिजर्व्ड कीवर्ड्स। तो देखिए लास्ट जो है वो ये कि आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं कर सकते, ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते कि अगर वो नंबर से स्टार्ट हो रहे हो, जैसे 1 2 फंक नहीं बन सकता, 1 2 हैट नहीं बन सकता, 1 हैट नहीं बन सकता कोई फंक्शन। लेकिन हाँ हैट 1 बन सकता है, हैट 1 2 हैट, इस तरह करके कोई फंक्शन बन सकता है। स्टार्ट में किसी भी वेरिएबल के नंबर नहीं आ सकता। ये तो हो गया वेरिएबल के बारे में। आप स्कोप के बारे में बता देता हूँ। स्कोप 3 के तरह के वेरिएबल के, एक पब्लिक होता है, एक इंटरनल होता है और एक प्राइवेट होता है। पब्लिक होता है, पब्लिक ये एक्सेस हो सकते हैं बाहर भी, उस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर भी एक्सेस हो सकते हैं। इस फंक्शन ये स्टेट वेरिएबल ज़्यादातर होते हैं। स्टेट वेरिएबल मतलब एक स्टेट वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए आप पब्लिक इस तरह लगा देते हो। अगर आपने पब्लिक उसको बनाना है, उसका टाइप लिखते हो, जैसे अनसाइंड इंटीजर है, उसके बाद आप उसका वो लिखते हो, स्कोप लिखते हो कि ये क्या है, पब्लिक है, इंटरनल है, क्या है। तो पब्लिक है तो ये 30 जो है ये कहीं भी एक्सेस हो सकता है, नीचे भी एक्सेस हो सकता है, मतलब ये डेटा जो है वो इट कैन बी एक्सेस्ड एट द बॉटम। इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि आपका वो डिराइव्ड है या नहीं है, तो ये कहीं भी एक्सेस हो सकता है। अच्छा, इंटरनल जो है वो ये है कि ये बेसिकली इंकैप्सुलेशन की एक है, जिस तरह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में होता है उसी तरह एक तरह से ये कि इंटरनल जो है वो इस तरह है कि वो एक्सेस हो सकता है करंट कॉन्ट्रैक्ट में, और उसके कॉन्ट्रैक्ट जो ड्राइव कर रहा है, सही है, इस नया कॉन्ट्रैक्ट जो करंट कॉन्ट्रैक्ट को ड्राइव कर रहा है, तो वो भी उसके अंदर भी वो वाले स्टेट वेरिएबल यूज़ हो सकते हैं अगर इंटरनल उसका कीवर्ड यहाँ पे अगर लिखा हो तो वो यूज़ सकते हैं। प्राइवेट जो है वो प्राइवेट इस तरह है कि वो सिर्फ करंट कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हो सकते हैं और कहीं कहीं भी यूज़ नहीं हो सकते। तो ये हो गया हमारा वेरिएबल स्कोप भी। थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपको टाइप्स बताऊंगा, किस तरह की टाइप्स यूज़ हो रही हैं सॉलिडिटी में। फर्स्ट इज़ बूलियन। बूलियन का मैं आपको बता देता हूँ कि बूलियन एक यूज़ हो रही है, उसका कीवर्ड बूल है, ट्रू फॉल्स के लिए यूज़ होती है, ये तो सिंपल एक है। इंटीजर के लिए दो तरह के इंटीजर यूज़ हो रहे हैं, एक तो इसका कीवर्ड एक इंटीजर है, एक दूसरा अनसाइंड और साइंड इंटीजर्स, मतलब उसके साइजेस वेरी कर सकते हैं। तो इंटीजर में एक इंट 8 भी अच्छा, एक तो आप इस तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप कुछ कीवर्ड्स हैं इंट 8 इंट 256, तो जैसे ये सारे ये साइंड इंटीजर्स हैं, सही है। अब साइंड इंटीजर्स के अंदर आप 8 बिट से 256 बिट की रेंज में साइंड इंट यूज़ कर सकते हैं, और इंट 256 जो है वो बिल्कुल सेम है। इंट 2 ये वाला इंट और इंट 256 मतलब एक तरह से सेम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अनसाइंड इंटीजर आप यू इंट 8 टू यू इंट 256, मतलब आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये 256 मतलब आप यूज़ कर सकते हो। अनसाइंड इंट यूज़ कर सकते हैं इस फ्रॉम 8 बिट्स टू 256 बिट्स, और 256 जो यू इंट है आप उसको यू इंट मतलब यू इंट जो असल वाला जो जो ओरिजिनल लिखा हुआ है उसी तरह आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। तो ये आपका बन गया। अब इसके बाद लास्ट जो है वो ये है कि एक मैं आपको बता देता हूँ फिक्स पॉइंट नंबर्स के बारे में। फिक्स्ड, अनफिक्स्ड, these are two variable that we will be using, and ये जो values होती है उनकी the values the signed and unsigned fixed point numbers of varying sizes। तो ये आगे जाके जब यूज़ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन ये स्टार्ट एक फिक्स पॉइंट नंबर है। जो आप बेसिक जो नॉन हैं वो यही है। आगे स्ट्रिंग भी है, वो भी यूज़ होता है। स्ट्रिंग का स्ट्रिंग कीवर्ड है, सिंपल स्मॉल में स्ट्रिंग आप लिख दें तो वो स्ट्रिंग के लिए टाइप
जो है वो स्ट्रिंग टाइप, सॉरी मैं वेरिएबल कहने लगा, स्ट्रिंग टाइप। अच्छा, अब एड्रेस के बारे में बता देता हूँ कि एड्रेस क्या होता है। एड्रेस जो होल्ड करता है 20 बाइट्स, जो एथीरियम का एड्रेस रिप्रेजेंट करते हैं। 20 बाइट एड्रेस होता है, जो 20 बाइट एड्रेस वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द एथीरियम एड्रेस। और इसके ये जो एड्रेस है वो उसके वो यूज़ हो सकता है बैलेंस गेट करने के लिए, या अगर आपने कोई ट्रांसफ़र करना है बैलेंस किसी और एड्रेस में, तो वो उसके लिए भी यूज़ हो सकता है। तो उसके दो मेथड है। अगर आपको बैलेंस डॉट बैलेंस का मेथड जो है वो तो गेट बैलेंस करने के लिए यूज़ होता है, और डॉट ट्रांसफ़र का जो मेथड है, जो फंक्शन है, जो बेसिक जो वो आप एड्रेस डॉट ट्रांसफ़र मतलब आप करके आप वो गेट कर सकते, आप वो ट्रांसफ़र कर सकते हो कि ये मैं इतना 10 मतलब मैं इतना बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। सपोज़ एक आपको क्वेश्चन है कि एक एड्रेस है, ये एड्रेस है, डिफ़ाइन कर दिया एड्रेस एक्स से, एड्रेस एक टाइप है, ठीक है। अब एड्रेस डिफ़ाइन कर दिया एक हमने, और उसके बाद एड्रेस एक हमने कर दिया जो माई एड्रेस है वो 29 है, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने क्या करना है कि चेक करना है कि अगर कोई एक्स बैलेंस है, इसका कोई बैलेंस है वो 10 से कम है, और माई एड्रेस डॉट बैलेंस जो है वो 10 से ज़्यादा है, तो ट्रांसफ़र कर दो 10 बैलेंस एक्स में। तो ये सीन है, ये इस तरह करके हमें एक तरह से जो ये टाइप है, डेटा टाइप है एक जो एड्रेस की, ये यूज़ होती है यूटिलिटी में। थैंक यू। ओके, सो अब हम वी विल डिस्कस नाउ द ऑपरेटर्स एंड द लूप्स। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेट्स, ये मैं एग्जांपल लिखिए, 4 + 5 इज़ इक्वल टू 9। अच्छा, इसमें जो 4 एंड 5 है वो तो ऑपरेंड्स हो गए। ये प्लस का जो सिंबल है ये हम नज़र आ रहे हैं, इसको ऑपरेटर कहते हैं, ये तो आपको पता है। तो ऑपरेटर्स किस तरह के होते हैं सॉलिडिटी में? 1 2 3 4 5 5 किस्म के 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर देयर, जिसमें पहला है अरिथमेटिक ऑपरेटर, अरिथमेटिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्टेरिक और मॉड, ये वाले अरिथमेटिक के होते हैं। फिर उसके बाद कंपैरिजन के ग्रेटर दैन, लेसर दैन, इक्वल, डबल इक्वल टू, ये वाला कीवर्ड यूज़ होता है कंपेयर करने के लिए कि सेम इक्वल है यानी, और नॉट इक्वल के लिए ये यूज़ होता है, और एक्सक्लेमेशन प्लस एक्सक्लेमेशन इक्वल टू, ये आपको पता है। तो उसके बाद लॉजिकल के लिए एंड और नॉट, ये 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एंड मतलब ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स है तो ट्रू होगा, और अगर कोई चीज़ है उसकी उलट हो जाए उसको नॉट कहते हैं, नॉट इक्वल, मतलब कि किसी चीज़ का अगर आपने ऑपोजिट निकालना है तो वो नॉट इक्वल यूज़ होता है जिसके लिए। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स ये होते हैं कि आपने प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर्स डिफरेंट टाइप्स, एक तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, एक इक्वल टू है, ठीक है, इक्वल टू आप असाइन कर सकते। दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू। अगर इससे पहले कोई चीज़ आ जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो वेरिएबल जो लेफ़्ट साइड पे असाइन हो रहा है उसके साथ ऑपरेटर मल्टीप्लाई हो रहा है किसी कोई और ऑपरेटर। मतलब कि अगर आपने कोई चीज़ किसी ऑलरेडी वेरिएबल के अंदर सेव करनी है, नेक्स्ट वेरिएबल सेव करना है, सपोज़ आपने सम है, सम इक्वल टू 1, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये होता है कि आप सम है कोई वैल्यू, ठीक है, उसके अंदर +1 करें और फिर वो जो अपडेटेड है वो अपडेट हो जाता है वो सम। तो ये आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर है।
कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं ये कंडीशनल ऑपरेटर क्वेश्चन मार्क कॉलन, ये कंडीशनल ऑपरेटर होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि अगर इसको कैसे यूज़ करते हैं कि पहले हम कंडीशन करते हैं कि कंडीशन यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ है, इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, तो उससे आगे क्वेश्चन मार्क डालते हैं, और अगर वो ट्रू है तो आप इधर उसकी स्टेटमेंट लिखते हो, और अगर वो फॉल्स है, इफ़ एंड एल्स की तरह काम करता है कि ये इफ़ कंडीशन है, ठीक है, इफ़ अगर है तो ये आप डू दिस थिंग, और कॉलन एल्स अगर ये कुछ ट्रू नहीं है, स्टेटमेंट नॉट ट्रू है, तो अदर ये यहाँ पे चला जाता है। तो ये एक ऑपरेटर, ये वाली स्टेटमेंट रन होती है। तो ये एक है ऑपरेटर्स जो मैंने आपको बता दिए। अब लूप्स के बारे में बता देता हूँ कि एक वाइल लूप होता है, एक डू वाइल लूप होता है, एक फॉर लूप होता है, एक लूप कंट्रोल होता है। वाइल लूप का तो आपको पता है, वाइल लूप जो होता है वो उसका सिंटैक्स मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो वाइल लूप मैं आपको एक कोड के थ्रू ही बता देता हूँ कि एक हमने कॉन्ट्रैक्ट डिफ़ाइन किया हुआ है जिसमें मल्टीपल लूप्स यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ये यूज़ हो रहा है जो कैलकुलेट कर रहा है, जिसके अंदर फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है, और लूप कंट्रोल्स भी हैं, ब्रेक, कंटिन्यू। तो फॉर लूप जो होता है वो ये होता है कि आप यहाँ पे इनिशलाइज करते हो, कंडीशन डिफ़ाइन करते हो उस वेरिएबल की, एंड देन वो वेरिएबल जो आइट्रेट होता है, इंक्रीमेंट होता है, वो इसके थ्रू होता है कि वो कितना इंक्रीमेंट करना चाह रहा है। अब ये है कि अगर कोई वैल्यू डिफ़ाइन हुई हुई है, आई की वैल्यू सपोज 10 है, तो वो नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी, पहले तो वो चेक करेगा कि 10 इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 है, यस है, तो मतलब ये वेरीफाई हो गया, ये वाला चलेगा। और उसके बाद जे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, जे की वैल्यू अपडेट हो जाएगी, जे की वैल्यू अपडेट हो गई तो 10 पहले थी 10 असाइनमेंट वेरिएबल, जैसे हमने असाइनमेंट ऑपरेटर हमने जैसे पढ़ा था उसको ही अपडेट कर देगा जे को, और जे जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, जे 1 हो जाएगा, वापस जाएगा, चेक करेगा, इधर जाएगा, इधर ये और ये दोबारा चल रहे होंगे, ये बस पहली बार इनिशलाइज होता है। तो फॉर लूप इस तरह है कि काम इस तरह फॉर लूप काम करते हैं। और सपोज़ अगर आ गया 0, जे इज इक्वल टू 0, तो वो लूप के बाहर आ जाएगा। जे इक्वल टू 0 मतलब इक्वल टू 0 है, तो मतलब ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इस कंडीशन को, तो लूप से बाहर आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ये है वाइल का आप पहले यहाँ पे आप बाहर ही आप डिफ़ाइन कर देते हो जे की वैल्यू, मतलब जे की या किसी की वैल्यू आप वो डिफ़ाइन करते हो, ठीक है, डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, और आप यहाँ पे कंडीशन सिर्फ डालते हो वाइल के अंदर, और नीचे वो उसी लूप के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा होता है। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये वाइल लूप है, ठीक है। अब मैं वो ब्रेक के बारे में बाद में बताता हूँ, ब्रेक अगर हम यूज़ करते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं वो बताता हूँ। डू वाइल के बारे में ये होता है कि डू वाइल और वाइल में दो फ़र्क है। डू वाइल जो है वो स्टेटमेंट पहले रन करता है डू वाइल, और फिर कंडीशन बाद में चेक करता है। कंडीशन पहले रन होती है, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। इस तरह करके वो डू वाइल का और वाइल का ये डिफरेंस है। हालांकि आप किसी तरह का भी लूप यूज़ करते हो, फॉर भी यूज़ करते हो, वाइल भी यूज़ कर सकते हो, डू वाइल भी यूज़ करते हो, कोई मसला नहीं है। और ये ज़्यादातर जो हैं ये स्टैंडर्ड C++ और जावा स्क्रिप्ट और हो गया, एंड यू कैन से दैट जावा, ये और सोलिडिटी, सबके सिंटैक्स सेम ही है तकरीबन, लूप्स के तकरीबन सेम ही है। अच्छा, अब इसमें ब्रेक और कंटिन्यू के बारे में बता देता हूँ कि ब्रेक क्या होता है। ब्रेक ये होता है कि अगर ब्रेक कहीं भी किसी भी जगह लूप पे आ जाए और वो रीड हो जाए,
तो वो लूप ब्रेक हो जाता है, लूप उसके बाद फर्दर चलता नहीं है, ठीक है। मतलब सपोज़ यहाँ पे आए, यहाँ पे तो स्टार्ट में ही आ गया इधर कोई कंडीशन के अंदर, मतलब पहला चला है, पहला यहाँ तक चला है, ब्रेक रीड हुआ है, लूप के बाहर आ गए हो आप, तो ब्रेक इसलिए यूज़ होता है। और दूसरा कंटिन्यू, अगर कंटिन्यू होता, कंटिन्यू की कंडीशन होती कि इफ़ सपोज़ जे इज़ इक्वल टू 1, तो और कंटिन्यू अगर यहाँ पे लिखा आता, तो मतलब ये है कि उसके नीचे अगर कुछ लिखा हो j+1, तो जैसे ये लिखा आएगा ना कंटिन्यू यहाँ पे हो गया, तो वो नीचे रीड नहीं करेगा, वो नेक्स्ट चला जाएगा, उसके ऊपर स्किप कर देगा बेसिकली। जे जब इक्वल टू 1 होगा और उसके बाद कंडीशन इसके अंदर जब ये वाला इंस्ट्रक्शन रीड होगी, तो ये नेक्स्ट आइटरेशन पे मूव हो जाएगा। सो ये है बेसिक जो हमने कवर किया है इस बार। थैंक यू। In this tutorial I will tell you about string and arrays। अच्छा, तो string के बारे में सिंपल ये है कि string लिटरल यूज़ हो सकता है। सॉलिडिटी में स्ट्रिंग आपको पता है कि स्ट्रिंग किसी तरह का भी करेक्टर, कम्बिनेशन ऑफ करेक्टर्स स्ट्रिंग कहते हैं। तो उसमें या तो आप सिंगल कोड में भी यूज़ सकते हो और डबल कोड में भी यूज़ हो सकता है। स्ट्रिंग एक तो डिफ़ाइन इस तरह हो सकता है, दूसरा यूजुअली जो डिफ़ाइन होता है सॉलिडिटी में, वो बाइट बाइट स्ट्रिंग होता है, बाइट 32 जो आप डिफ़ाइन करते हो ज़्यादातर डेटा, और आप मतलब कि लिखते हो, जैसे कि अगर सपोज़ यहाँ में मैंने लिख दिया तो आप बाइट स्ट्रिंग ये यूज़ हो गया। ये डेटा टाइप पे यूज़ होती है ज़्यादा सॉलिडिटी में, क्योंकि स्ट्रिंग जो होता है वो ज़्यादा डेटा वो गैस लेता है, मतलब स्पेस लेता है, और जो बाइट 32 है वो नहीं। तो लेकिन आप कन्वर्ट कर सकते हो, अगर आपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है कोई भी डेटा, तो आप उसको स्ट्रिंग करके आप इस तरह करके इसको मतलब एस की वैल्यू SW, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब आप स्ट्रिंग का जो फंक्शन है वो यूज़ करें, और आप किसी बाइट को, बाइट 32 के डेटा टाइप वेरिएबल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, सो अरे के बारे में, अरे जो है वो सिंपल है, जिसमें स्टैटिक डिक्लेरेशन है, डायनामिक डिक्लेरेशन है, और अरे के मेंबर्स हैं। दो तरह के अरेज होती हैं, एक डायनामिक होती है और एक स्टैटिक होती है। आप दो तरह से अरे को डिक्लेयर कर सकते हो, सॉलिडिटी में भी और वैसे भी। आप तो एक तो ये है कि आप उसका टाइप लिखें UNIT, उसके बाद आप उसका नाम लिखते हो, अरे का नाम, अरे वेरिएबल नेम, एंड देन यू डिफ़ाइन द साइज़ डिफ़ाइन करके आपने डिफ़ाइन कर दिया। तो ये आप स्टैटिकली फ़िक्स साइज़ डिफ़ाइन होता है। इससे ज़्यादा अरे के अंदर अगर कोई वेरिएबल आप अरे के अंदर स्टोर कर रहे हो जो जिसकी जो आपने 10 वेरिएबल स्टोर कर दिए हैं अरे के अंदर, और अगर आप 11 वेरिएबल स्टोर करोगे तो वो एरर देगा। इनिशलाइज़ कैसे करना है? इनिशलाइज़ आप भी कर सकते हो, स्टार्ट में ही आप इनिशलाइज़ कर दें। 3 फिक्स साइज़ है, आप उसका ना उसमें आप इनिशलाइज़ कर दें, पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स। अच्छा, डायनेमिक एलोकेशन क्या होती है? डायनेमिक एलोकेशन ये होती है कि आप साइज़ दे देते हो डायनेमिकली हीप पे आप साइज़ देते हो, जो जिसका ये जो आप आराम से वो डायनेमिकली एलोकेट होती है, तो ये इंक्रीज़ भी हो सकती है लेंथ। तो स्टैटिक फिक्स्ड होती है लेंथ, बट डायनेमिक आप इंक्रीज़ भी हो सकती है। तो ये बेसिक फ़र्क है, और हीप पे होती है ये। अच्छा, उसके बाद मेंबर्स क्या होते हैं? मेंबर्स दो तरह के मेंबर्स हैं, एक लेंथ है, एक पुश है। मतलब फंक्शंस मेथड है, मतलब आप अगर आप कोई वेरिएबल है, साइज़ अरे वेरिएबल है,
साइज़ डॉट लेंथ है तो वो लेंथ सॉरी बैलेंस डॉट लेंथ है तो वो साइज़ दे देगा 3 कि इस अरे का साइज़ क्या है। और पुश पुश इसलिए यूज़ होता है अपेंड के लिए, जैसे पाइथन में अपेंड यूज़ होता है इस तरह इसमें पुश यूज़ होता है। पुश वी यूज़ पुश टू ऐड और अपेंड an element to a dynamic storage array at the end. Yeah, so that's all about the arrays. And now thank you. And now आपको थोड़ा सा नेक्स्ट बता देंगे अरे के बारे में, आपके अलग जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं। Okay, these are some specific special variable that is specific to blockchain in terms of मतलब ये सॉलिडिटी में यूज़ होते हैं। और जैसे कि ब्लॉक हैश है वो रिटर्न करता है गिवन ब्लॉक का हैश, और कॉइन ब्लॉक डॉट कॉइन बेस है वो रिटर्न, जैसे आपको ग्लोबल वेरिएबल बताया तो उसी तरह का ये है कि स्पेशल वेरिएबल्स इनके नाम दिए हुए हैं। जैसे ब्लॉक, जैसे कि ब्लॉक डॉट नंबर है ये करंट ब्लॉक का नंबर गेट करता है, बताता है। और ब्लॉक डॉट गैस लिमिट करंट ब्लॉक गैस लिमिट रिटर्न करता है। इस तरह की बहुत सी चीज़ें, इस तरह के डिफरेंट बहुत सारे काफ़ी स्पेशल वेरिएबल्स हैं जो यूज़ होते हैं। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस तो सबको पता है, लेकिन मैं अब एक फॉर्मल डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। फंक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड विच कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। दिस एलिमिनेट्स द नीड ऑफ राइटिंग द कोड अगेन एंड अगेन। तो फंक्शन यही होते हैं कि वो कहीं भी कॉल हो जाते हैं, और मतलब ये कॉल जब होते हैं तो वो आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप, अगर आपने कोई कोड है मल्टीपल जगह यूज़ होता है वो, आप एक फ़ंक्शन के अंदर उसको डाल दें और वो फंक्शन को कॉल कर दें, तो ये आप कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है सॉलिडिटी में? सिंपल है, आप फंक्शन का कीवर्ड लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं, उसके अंदर कोई पैरामीटर है तो पैरामीटर ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर वेरिएबल कुछ भी जो आपने पास करना है वो यहाँ पे पास करते हैं। उसके बाद स्कोप डिफ़ाइन करते हैं। स्कोप में पब्लिक होता है कि पब्लिक है, किस तरह का प्राइवेट फंक्शन है, किस तरह का फंक्शन है, वो स्कोप डिफ़ाइन करते हैं। उसके बाद रिटर्न आप बताते हैं कि रिटर्न्स का एक कीवर्ड डालते हैं कि आप रिटर्न का क्या हो रहा है, रिटर्न करना है, ये बताते हो आप। तो ये एक सिंटैक्स है। उसके बाद अब एक एग्जांपल चेक कर लेते हैं यहाँ पे। सपोज लेट्स चेक दिस एग्जांपल जो हमने पहले भी चेक की हुई है। इसको कंपाइल किया है, रन भी हो गया है, यहाँ पे मैं आपको डिप्लॉय भी हो गया है। फंक्शन ये है, गेट रिज़ल्ट का फंक्शन है, गेट रिज़ल्ट है। अब ये व्यू फंक्शन है, ये आगे हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो व्यू फंक्शन के बारे में बताएंगे। फ़िलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि एक पूरा सिंटैक्स जो है वो इस तरह करके रन होता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 3 है, फंक्शन है। फंक्शन का काम क्या था? 2 वेरिएबल लो, उसको प्लस करो, एक 1 है एक 2 है, प्लस करो a प्लस बी, मतलब साइन हो गए थे ना, तो प्लस करो, रिज़ल्ट के अंदर वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। तो नाउ यू कैन सी दैट हाउ यूज़फुल द फंक्शंस आर। थैंक यू। अच्छा, व्यू फंक्शन के बारे में ये है कि दे इंश्योर दैट दे विल नॉट मॉडिफाई द स्टेट। ठीक है, गेटर फंक्शन जैसे होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू फंक्शन होते हैं। तो अगर कोई मॉडिफाई करने की कोशिश करे, व्यू फंक्शन अगर यूज़ हो रहा और मॉडिफाई करने की कोशिश करे, तो वो एरर, वो वार्निंग इशू करेंगे, कंपाइलर वार्निंग इशू करता है इन सच केसेस। अगर कोई मॉडिफाई करे वेरिएबल्स को, या एमिट करे इवेंट्स को, क्रिएट अदर कॉन्ट्रैक्ट्स करें, या यूजिंग सेल्फ डिस्ट्रक्ट यूज़ करे, और सेंडिंग ईथर वाई ऑफ कॉल्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप करेंगे तो व्यू फंक्शन आपके लिए एक तरह से वार्निंग इशू करेगा। प्योर फंक्शन में, प्योर फंक्शन का मैं अभी नेक्स्ट आपको बताता हूँ।
अच्छा, प्योर फंक्शन थोड़ा ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है व्यू फंक्शन में। व्यू फंक्शन में तो मॉडिफाई भी आप नहीं कर सकते ना, कि आप इंश्योर करते हैं कि वो मॉडिफाई स्टेट नहीं कर सकते। तो प्योर फंक्शन में आप रीड भी स्टेट को नहीं कर सकते। तो इट इंश्योर दे डू नॉट रीड state or modify the state. A function can be declared as pure. The following statement, if present in the function, are considered reading the state, and compiler will throw warning in such cases. तो अगर कोई जैसे रीड ये अगर आप रीड कर रहे हो, इफ़ यू आर रीडिंग द स्टेट वेरिएबल, तो कंपाइलर थ्रो करेगा वार्निंग। अगर एक्सेस कर रहे हो एड्रेस डॉट बैलेंस को या एड्रेस डॉट बैलेंस को, कोई भी मतलब आप यूज़ कर रहे हो एड्रेस, तो उसका बैलेंस यूज़ करो तो उसमें भी वार्निंग करेगा। एक्सेसिंग एनी ऑफ द स्पेशल वेरिएबल और ब्लॉक, आप उसको एक्सेस कर रहे हो, आप उसमें भी इशू करेगा। और कॉलिंग एनी फंक्शन नॉट मार्क्ड प्योर, उसमें भी इशू करेगा। और यूजिंग इन लाइन असेंबली डेट कंटेन सर्टन ऑप कोड, उसमें भी इशू करेगी वार्निंग। सपोज़ ये है प्योर फंक्शन में आप प्योर यूज़ करते हो यहाँ पे, और व्यू फंक्शन में आप व्यू यूज़ करते हो। ये कीवर्ड है, और बाकी जो कंडीशंस आपको पहले बता दी थी मैंने कि क्या क्यों वार्निंग क्यों थ्रो होती है। और प्योर में आप रीड भी नहीं कर सकते स्टेट वेरिएबल को, स्टेट को, और आप उसके अंदर जो बाकी जो उसके अंदर जो व्यू में आप रीड कर सकते हो गेटर फंक्शन की तरह। गेटर फंक्शन जैसे रिटर्न करता है, बेसिक जो सीन है वो व्यू फंक्शन है। सॉलिडिटी प्रोवाइड करती है इन बिल्ड क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस। क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस यूज़ होते हैं हैश कैलकुलेट करने के लिए। ब्लॉकचेन में हैश कैलकुलेट अगर आपने करना है ज़रूरत होती है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैश कैलकुलेट हो सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, पहला एक एग्जांपल है, पहले एक फंक्शन की एग्जांपल है KK256। KK256 हैश अगर आपने कैलकुलेट करना है तो ये फंक्शन है, इसके अंदर आप इनपुट लिखते हो और आप कैलकुलेट कर देते हो उसका KK256 हैश। उसके बाद SHA-256 हैश है, जो सबसे ज़्यादा एक मशहूर ज़माना कह सकते हैं एक हैश कैलकुलेट करने का जो वे है। ये वाला हैश यूज़ होता है ज़्यादातर काफ़ी जगह पे। तो ये अगर आपने इनपुट कैलकुलेट आप इनपुट उस किसी भी इनपुट का आप SHA-256 हैश इस फंक्शन से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सॉलिडिटी में। उसके बाद RIPE-MD 160 है। RIPE-MD 160 जो कंप्यूट करता है हैश ऑफ द इनपुट, जो RIPE-MD 160 हैश जो है इनपुट का। और इस तरह के और भी फंक्शंस हैं जिसमें एक EC रिकवर है। अच्छा, अब मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कोई भी हैश कैलकुलेट कैसे होता है क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन के थ्रू। सो मैंने ये सारा कुछ कंपाइल किया हुआ है, ये वाला फंक्शन है। अब इसको डिप्लॉय करते हैं। असल में ये जो फंक्शन है उसका नेम है कॉल KK256, और इसके अंदर जो पास हो रहा है वो एक इन बिल्ड फंक्शन है KK256 ABC, और ABC का हैश KK256 हैश कैलकुलेट कर रहा है। लेट्स सी कि ये किस तरह शो होता है रिमिक्स में। डिप्लॉय कर दिया, कंपाइल कर दिया था मैंने। अच्छा, अब ये हो गया कंपाइल डिप्लॉय। अच्छा, ये फंक्शन है। अब KK256 अगर मैं कॉल करूँ तो यहाँ पे शो हो जाएगा कि पहले तो ये रिटर्न जो कर रहा है ये बाइट 32 की टाइप है, और रिज़ल्ट जो आ रहा है वो है हमारे पास ये पूरा जो हैश का फंक्शन है ये हैश है। ये हैश है ABC का KK256। और इस तरह का SHA का भी हो सकता है। SHA-256 अगर हम करें यहाँ पे, लेट्स चेक कि SHA-256 का किस तरह होता है। SHA-256, अच्छा, अगर मैं SHA-256 करता हूँ और कंपाइल करता हूँ, लेट्स चेक। अच्छा, अब मैं इसको डिप्लॉय किया, इसको रिमूव कर दिया। ये SHA है। अब यहाँ पे अगर मैं करूँ तो ये SHA का हैश कैलकुलेट हो, SHA हैश जो इसका हैश कैलकुलेट हो गया, ये आप देख सकते हैं। थैंक यू।
So now I will tell you about library in Solidity. Libraries are similar to contracts but are mainly intended for reuse. असल में ये जो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं ये रीयूज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ होती हैं. इसमें डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो अदर कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल कर सकते हैं. Solidity have certain restriction on use of library. उनके कुछ restrictions हैं कि किस तरह किस पे Solidity उनकी की characteristics हैं Solidity library के कि अगर वो हों तो बस वो उसकी बेसिस पे ही सारा कुछ लाइब्रेरी यूज़ हो सकती है या नहीं यूज़ हो सकती है. तो पहला तो ये है कि फर्स्ट पॉइंट इज़ लाइब्रेरी कैन बी कॉल्ड डायरेक्टली इफ़ दे डू नॉट मॉडिफाई द स्टेट. मतलब कि लाइब्रेरी जो फंक्शंस हैं इसमें जो स्पेसिफिकली बात हुई है कि लाइब्रेरी फंक्शंस कैन बी डायरेक्टली कॉल्ड इफ़ दे डू नॉट मॉडिफाई द स्टेट. मतलब कि अगर कोई प्योर और व्यू फंक्शन है जो मॉडिफाई नहीं करते स्टेट को, ये मॉडिफाई नहीं करते, इवन के प्योर तो रीड भी नहीं करता, तो वो कॉल हो सकते हैं आउटसाइड द स्टेट और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कॉल हो सकते हैं. Secondly, library cannot be destroyed as it is assumed to be stateless. Library stateless होती है इसलिए destroy नहीं हो सकती. इसके it cannot have state variables. Library के कोई state variable नहीं होता. Library cannot inherit any element. कोई element inherit नहीं कर सकता और cannot be inherited. कोई लाइब्रेरी का फंक्शन इनहेरिट भी नहीं हो सकता. मतलब लाइब्रेरी कैन नॉट बी इनहेरिटेड, मतलब कहीं से किसी से इनहेरिट भी नहीं हो सकता. तो ये है लाइब्रेरी के बारे में. अब मैं आपको थोड़ा कोड भी दिखा देता हूँ कि कोड में किस तरह यूज़ होता है रिमिक्स पे. ओके, सो ये कोड है जिसमें लाइब्रेरी का कीवर्ड, अगर आपने लाइब्रेरी डिफ़ाइन करनी तो कीवर्ड और उसका लाइब्रेरी नेम विद, और आप फंक्शन कोई भी डिफ़ाइन कर दें. व्यू फंक्शन यहाँ पे डिफ़ाइन हुआ है और ये कैलकुलेट कर रहा है बेसिकली इंडेक्स किसी भी वैल्यू का. मतलब कोई भी अरे है अगर उसके अंदर उस वो पास करो और उसकी कोई वैल्यू पास करो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उसका इंडेक्स कि वो अरे में कौन से इंडेक्स पर है. ये फंक्शन वो रिटर्न करके देगा. तो ये कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट में एक अरे डिफ़ाइन की हुई है, उसमें पुश हो गए हैं 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज़ पुश की हुई हैं. ठीक है, और हमने चेक करना है कि जो 5 वैल्यू है जो अरे के अंदर पुश हुई हुई है इसके थ्रू उसका इंडेक्स क्या है. तो यहाँ पे वो आप डिफ़ाइन करते हो इंडेक्स का एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया और सर्च डॉट इंडेक्स ऑफ, मतलब सर्च आप लाइब्रेरी का नाम और साथ में उसका जो फंक्शन डॉट इंडेक्स ऑफ फंक्शन, जो फंक्शन है फंक्शन का नाम और इसके जो आप आर्गुमेंट पास करते हो डेटा और वैल्यू पास करते हो, फिर मतलब चेक करते हैं और कैलकुलेट करके वो आपको इंडेक्स देते हैं. तो लेट्स चेक कि इसका इंडेक्स क्या होना चाहिए. इंडेक्स वैसे इसका 3 होना चाहिए क्योंकि 0 1 2 3, तो 4 जो हो रहा है वो थर्ड इंडेक्स में होना चाहिए. तो लेट्स चेक. कंपाइल नाउ डिप्लॉय let's check. Okay, तो ये आपको इंडेक्स ऑफ का फंक्शन 3 रिटर्न कर देगा. तो ये इस कंपाइल और इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे ही दिखा दी है. आप कंपाइल करके चेक भी कर सकते हैं. थैंक यू. Okay, so I will now discuss error handling in Solidity. Solidity provides various functions for error handling. Generally, when an error occurs, the state is reverted back to its original state. Other checks are to prevent unauthorized code access. And now I will discuss some of the functions that are listed here. That is used for error handling. First is assert. In case of assert, if any condition is not met,
This method causes an invalid opcode, and any changes done to state got reverted. This method is to be used for internal errors. Now the second function is require, in which if the condition is not met, this method call reverts to original state. This method is to be used for errors in input or external components. Third is require with condition and memory as parameter, message as a parameter. In this, if the condition is not met, the method call reverts to original state. This method is to be used for errors in inputs or external components. It provides an option to provide a custom message. Revert is another function. In this method, this method aborts the execution and reverts any changes occurred or changes done to the state. Now the last is revert with the revert with the parameter. With the parameter, if you call, then you can pass the argument, and this is another type of the revert function. In this, this method aborts the execution and revert any changes done to the state. It provides an option to provide a custom message. So here you can provide a custom message here. So that's all about the error handling. This is how you can write any error handling function. For example, this is the condition. If it satisfies the condition, this function is basically calling another error handling function, that there is no enough ether provided. And this is the last function that we discussed. This is the function that we discussed. The last function is being called here. So that's all. That's how you can write code of the function in a Solidity. Thank you.